गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग आज चैप्टर 3 के भारत के अपवाह तंत्र को ही पढ़ेंगे कि भारत में कितने तरह के अपवाह तंत्र हैं। तो सबसे पहले अगर हम उद्गम के आधार पर भारतीय नदियों का वर्गीकरण करें तो दो तरह के अपवाह तंत्र बनेंगे। एक वो जो हिमालयी प्रवाह अपवाह तंत्र होगा, यानी हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां जिन अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं पहले हम लोग उनको पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में यानी कि जो आप लोगों का ये नीचे वाला दक्षिण वाला हिस्सा भारत का है, इसमें जितनी भी नदियां आप लोगों की यहाँ पढ़ेंगे वो सारी की सारी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। यानी हिमालयी अपवाह तंत्र भारत के उत्तरी हिमालय की जानकारी लेंगे और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम दक्षिण भारत की नदियों की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह की नदियों का उद्गम हिमनदों से या ग्लेशियर से हुआ है। हिमनद, हिम बेटा बर्फ होती है, नद यानी बड़े टुकड़े, यानी हिम के बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों जैसे कि ग्लेशियरों से ये हिमालयी नदियां निर्मित हुई हैं, जिनकी बर्फ के पिघलने से ये नदियां बारहमासी हैं। यानी हिमालय पर लगातार आपकी बर्फ पिघलती रहती है और उस बर्फ के पिघलने से लगातार वहां से नदियां निकलती रहती हैं और ये प्रोसेस 12 मासी यानी कि 12 मास चलता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां कभी नहीं सूखती, हमेशा बहती रहती हैं, इसलिए हम इसको 12 मासी कहते हैं। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती हैं। ठीक है, यानी जो हिमालय से निकलती हैं नदियां बहुत सारी तरह की स्थलाकृति यानी स्थल की आकृतियां बनाती हैं। ये आकृतियां इन नदियों की अपर्दन यानी जहां से गुजरती हैं, बड़े हिमालय पर्वत है, पर्वत से जब नीचे उतरेंगी तो तेज गति से उतरेंगी, तेज गति से उतरेंगी तो जिन जिन इलाकों में से गुजरती जाती है उसमें अपर्दन यानी कि कटाव करती जाती है और निक्षेपणात्मक यानी निक्षेप लगातार अपने रास्ते को काटते छाटते हुए चौड़ा करते हुए चलती रहती है। ठीक है, बहुत तेज गति से बहती है, इसलिए इनमें अपर्दन और निक्षेपण की शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद है ये नदियां महागर्तों या गॉर्ज से गुजरती हैं। ये आप लोगों के बेटा बनावट है अलग अलग इलाकों की, यानी कि जहां से ये निकलती हैं, जहां से ये गिरती हैं, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इसमें बाहुबली में एक झरना गिर रहा था, उस झरने से वो शिवलिंग निकाल के लाता है जो हमारा हीरो है। ठीक है, तो वो हमारे बड़े बड़े झरनों से गिरने वाले नदियां थी, उन नदियों के जो आसपास के इलाके बड़े बड़े महागर्तों या गॉर्ज का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, महाखड्ड यानी बड़े बड़े खड्डे, जब बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है तो नीचे खड्डों का निर्माण अपने आप ही हो जाता है। तो महाखड्डों के अलावा ये नदियां अपने मार्ग में वी आकार की घाटियां यानी कि आप लोगों की दो मान लो ये पर्वत है और यहां से वो निकल के जा रही है तो वी आकार वी शेप ये वैसे ही बना दी है। ठीक है, वी आकार की घाटियां श्रिपिकाएं यानी छोटे छोटे इलाकों से नदियों का पानी निकल जाता है। या फिर जलप्रपात वही बेटा जो बहुत ऊंचाई से पानी गिरने की जो मैंने बात कही, जो मैंने बाहुबली बताया वो जलप्रपात में डलेगा। ठीक है, इतनी ऊंचाई से जो पानी नीचे गिरता है उस फिल्म में वो जलप्रपात ही कहलाएगा। नेक्स्ट है हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां हैं, यानी जब हम हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो इसमें हमारी 3 नदी तंत्र आते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस गंगा में बेटा यमुना भी मिक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर यमुना और गंगा आपस में मिल जाती हैं, इसीलिए हम इसको सिर्फ गंगा नदी तंत्र करके ही पढ़ते हैं, यमुना इसी में मिक्स है। ठीक है, तो आज हम सिंधु नदी तंत्र की जानकारी लेंगे विस्तार से। तो पढ़ते बेटा शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र। यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट ख्याबाब यानी कि सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है और आगे जाकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब वो जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, ये मैप में भी आप लोगों को प्रॉपरली दिखाऊंगी बेटा। अब इसमें जैसे कि
भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में पहले ये सिंधु नदी प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में तथा वहां से अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इसी चीज को मैप में दिखाऊं तो मैप आप लोगों का ये सिंधु नदी है बेटा, ध्यान देना। ये सिंधु नदी आपके तिब्बत वाला इलाका है सारा, इसमें मानसरोवर झील के पास से निकल रही है और ये सिंधु नदी आप लोगों की यानी पहले लेह से होती हुई बाद में ये पीओके के इलाके से भी में भी थोड़ा बहती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में निकल जाती है। ये सारी की सारी आप लोगों की सिंधु नदी है और आगे जब ये चेनाब में मिल जाते हैं तो बेटा ये इस तरीके से आपके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये जो सिंधु नदी है ये भारत में कम बल्कि पाकिस्तान में ज्यादा बहती है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी तंत्र हम इसी को पढ़ेंगे। अब इसके आगे देखो, अब यहाँ पर एक साथ दिखाते हो बेटा तुम्हें कि सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। फर्स्ट है झेलम। ठीक है, झेलम यह लेह से शेषनाग झील से निकलती है और आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। एक कॉमन बात पूछूंगी बेटा जब ये पांचों पढ़ा दूंगी, ध्यान से सुनना। अब यहाँ झेलम देखिए मैप में, आप लोगों की झेलम यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, ये एक दर्रे के माध्यम से लेह से जुड़ी हुई है। ये आप लोगों के श्रीनगर से होती हुई प्रॉपरली आपके भारत के सिर्फ इस हिस्से में बहती है और ये झेलम नदी यहाँ आगे चलकर ये भी चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, इसी झेलम नदी की जानकारी हमने पेज पर इधर से ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा चिनाब नदी, वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश यानी कि आपके इस वाले इलाके में ये चेनाब नदी है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है। ये आप लोगों के जम्मू से होकर गुजरती है और यहाँ इसके बाद पाकिस्तान में आगे चलकर ये भी झेलम नदी, सिंधु नदी और चेनाब नदी तीनों नदियां यहाँ पर मिल जाती हैं। तीन नदियां मिल चुकी हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आती है रावी नदी। ये आप लोगों की रावी नदी है बेटा। रावी नदी भी हिमाचल यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यानी यहाँ से आप लोगों की ये निकल रही है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पाकिस्तान में जाकर ये निकली, ये चली, भारत से निकल गई यहाँ से और इसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर यहाँ आगे ये भी आपकी इसी चेनाब नदी में मिक्स होगी। ठीक है, यहाँ चेनाब नदी में ये भी मिक्स होगी है। इसके बाद है व्यास नदी। व्यास नदी यहाँ है बेटा। इस व्यास नदी की बात करें तो ये उद्गम भी और विलय भी, इसका दोनों ही काम यही हो लेता है भारत में ही। यानी बेशक ये यहाँ से निकलते हुए आप लोगों की, हिमाचल से निकलते हुए आप लोगों की बेशक यहाँ से निकल रही है, लेकिन ये पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ही आपके सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। ये आप लोगों की जो सतलुज नदी है इसके साथ ये मिल जाती है और व्यास नदी का अस्तित्व भारत तक ही सीमित रहता है। ठीक है, सतलुज नदी के साथ मिलकर ये अपना अस्तित्व फिलहाल यहीं पर खत्म कर लेती है। इसके बाद है बेटा तुम्हारी लास्ट है ये सतलुज नदी, जो आप लोगों की तिब्बत के मानसरोवर झील, यानी अब मैं इसको लेके जा रही हूँ आप लोगों के इस वाले इलाके में, यानी मानसरोवर के निकट राक्सल ताल हिमनद से निकलती है। यही है बेटा आप लोगों का राक्सल ताल, यानी यहाँ से निकलती है और भारत के हिमाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल में प्रवेश करती है इसी के, यानी ये यहाँ से निकल के जा रही है, आप लोग की सिंधु लेह की तरफ निकल रही है, आपकी सतलुज यहाँ हिमाचल की तरफ चल रही है। सतलुज में पंजाब में व्यास नदी मिल जाती है, यानी यहाँ आप लोगों के हिमाचल से निकलकर जैसे ये पंजाब में पहुंचती है तो व्यास नदी यहीं मिल जाती है। ये दोनों मिल चुके हैं, व्यास और सतलुज नदी। ठीक है, भारत के पंजाब में ही मिल चुकी हैं और आगे चलकर ये दोनों सतलुज नदी और व्यास नदी जो यहाँ मिल चुके थे, ये आगे चलकर आप लोगों की चिनाब यानी कि इसी चिनाब नदी में मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर ध्यान दे तो बेटा सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और यहाँ ये व्यास नदी, जब ये पांचों नदियां एक चेनाब में मिल जाती हैं तो इसी इलाके को, इसी नदी को यानी पंच नद के नाम से जाना जाता है जब ये आगे पानी लेकर निकलती है।
ठीक है, तो बेटा मेरे हिसाब से ये पोर्शन आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर बेटा कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पूछा करो कि मैम हमें यहाँ से ये समझ में नहीं आया और हम लोगों को दोबारा से समझा दो। ओके, थैंक यू वेरी मच।